हाँ, रिलेटिव मोशन में हम लोग ये देख रहे थे कि अगर किसी सिचुएशन में दो पार्टिकल्स हों और अगर दोनों का मूवमेंट हो रहा हो ना, जैसे एग्जांपल में हमने देखा था कि एक आदमी को एक बस पकड़ना था कि नहीं, तो ऐसे केस में अच्छा ये होता है कि दोनों में से हम किसी एक को रोक दें, तो सिर्फ एक ही पार्टिकल का मोशन ना हमको देखना पड़ेगा, एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? अगर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे तब तो तुमको दोनों पार्टिकल के लिए बारी बारी से ना इक्वेशन लिखना होगा, फिर उन दोनों इक्वेशन को कॉम्बाइन करोगे। और मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन में ये हम लोगों ने देखा भी था, थोड़ा सा लेंदी हो गया था कि नहीं। बिना रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन अगर सिचुएशन में दो पार्टिकल्स हैं, कोशिश हमेशा करिएगा कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएं, रिलेटिव मोशन वाला। अब जिसको रोका जाता है एक्चुअली हम उसी को क्या मान रहे होते हैं? जिसको रोका जाता है हम उसी को क्या मान रहे होते हैं? हम उसी को ऑब्जर्वर मान लेते। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को क्या मानता है? रेश में मानता है। तो ये सब हम लोग देख रहे थे। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ कितना? 500 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा जेट प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, ये चल रहा है, इसको वेलोसिटी ऑफ जेट बोलोगे ना, तो ये चल रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझिए। कह रहा है कि इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन, उसको क्या पढ़ा जाता है? हैं? कोई एक आदमी जो एकदम कॉन्फिडेंट हो कि यही पढ़ा जाता है, हाथ उठा के बोलो बोलो। कंबशन पढ़ा जाता है ना, कंबस्शन थोड़े पढ़ा जाता है। अरे कंबशन ही ना पढ़ा जाता है। सुनो, अगर TION के पहले S रहे ना तो इसका प्रोनाउंसिएशन चन होता है, शन नहीं होता है। ये पढ़े हो QUESTION, तो TION के पहले S है। क्वेश्चन पढ़ते हो? अरे क्वेश्चन ना पढ़ते हो? तो ये भी कंबस्शन लिखा हुआ है, माने हालांकि उतना च पर जोड़ नहीं डालेंगे, लेकिन वो है कंबस्शन ही। ठीक, हाँ सुनिए, तो क्या है कि इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन। तो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन का मतलब हुआ कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई जेट प्लेन वगैरह उड़ता है तो ऐसे पीछे से धुआं छोड़ता है। हाँ, धुआं छोड़ता है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग, गैसेस वगैरह निकलती है ना। ठीक है, तो इसकी स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बाबू, इसकी वेलोसिटी हम लिखेंगे जरूर 1500 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? हाँ, तो इसको हम लोग गैस बोल दें। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रेस्पेक्ट टू जेट, ये दिया हुआ है 1500 किलोमीटर पर आवर। ये दिया हुआ, ये जमीन के रेस्पेक्ट में नहीं। और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर। अरे बाबू, लेटर का मतलब क्या हुआ? यहाँ दो लोगों का जिक्र है। एक जिक्र है किसका? जेट एयरप्लेन का, और एक जिक्र है प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन। तो गैस ना निकलता है उसमें से। तो पहला है जेट, दूसरा है गैस। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर। लेटर का मतलब बाद वाला, तो बाद वाला का मतलब कौन? अरे गैस की ही ना बात कर रहा है। तो मिला जुला के तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन दी ग्राउंड। अब मान लीजिए जमीन पे कोई खड़ा होकर देख रहा होगा, तो उसको इस गैस की स्पीड क्या दिखेगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू जेट को हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, ऐसा ही ना लिखेंगे ना। अब हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अरे बोलो, और ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही ना लिखा हुआ है। तो आप क्या करिएगा, इसको इधर लेके आ जाइएगा। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ गैस कितना होगा? तो वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू जेट प्लस वेलोसिटी ऑफ जेट हो जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ गैस फाइनली अगर आपको निकालना है, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू जेट कितना है? तो आपको क्या लग रहा है, 1500 किलोमीटर पर आवर लिखा जाए कि माइनस 1500 किलोमीटर पर आवर लिखा जाए? इसका मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को तुम नेगेटिव मान रहे हो। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है गैस पीछे ही ना छोड़ता है ये। हाँ ठीक है, अच्छा है। तो यहां पर देखो मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा है, यहां पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि डायरेक्शन दिखा दिया गया है, लेकिन जब आप यहां फाइनली पुट करिएगा तो आपको यहां माइनस दिखाना पड़ेगा ना, तब ना पता चलेगा 1500 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन की बात हो रही है। प्लस बताइए वेलोसिटी ऑफ जेट कितना दिया हुआ है, 500 किलोमीटर पर आवर, और मिला जुला के हो जाएगा ये माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। तो गैस, अब गैस जो है वो आपको ऐसे पीछे ही जाता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप जमीन से खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको वो सिर्फ 1000 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ दिखेगा। क्लियर है? देख लीजिए, दोबारा पूछिए। ठीक है, अगला टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो अप्रोच नाम से समझ में आ रहा है कि दो लोग करीब आ रहे हैं, सेपरेशन नाम से क्या समझ में आ रहा है, दो लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो करीब आने और दूर जाने का एक ही कंडीशन होता है, बीच का सेपरेशन अगर कम हो रहा है, बीच का सेपरेशन अगर, तो वहां अप्रोच हो रहा है, और बीच का सेपरेशन अगर बढ़ रहा है तो उसको सेपरेशन ही बोला जाएगा, है कि नहीं? तो ये होता क्या है, तो बाबू ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है। ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहिए चाहे वेलोसिटी ऑफ, हाँ तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहिए, चाहे वेलोसिटी ऑफ क्या कहिए, अप्रोच कहिए, ये दोनों जो है वो आर रिलेटिव वेलोसिटीज। क्या है बताइए? रिलेटिव वेलोसिटीज विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। बोलो, अरे हम दो लोग की ही ना बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ईच अदर। अच्छा हाँ, एक चीज यहां और लगा लीजिए, मैग्नीट्यूड जरूर लगा लीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ। बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? तो दे आर मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड वर्ड मैंने बोल दिया, इसका मतलब हुआ कि अगर ये माइनस में भी आएगा तो हमको उसका सिर्फ अमाउंट देखना है, साइन कंसीडर नहीं करना है। जैसे आपको याद आ रहा है फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बाइक जा रहा था 60 किलोमीटर पर आवर से और कार जा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ दिख रही थी 10 मीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर था जो भी था, इसको इसका वेलोसिटी इधर की तरफ दिख रहा था 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको इसका वेलोसिटी उधर की तरफ दिख रहा था 10 किलोमीटर पर आवर। तो अमाउंट में तो सेम ही ना है, अरे अंतर खाली डायरेक्शन का ही ना है। पीछे वाले को वो इधर आता हुआ दिख रहा है, आगे वाले को ये इधर जाता हुआ दिख रहा है, तो हमको खाली अमाउंट से मतलब है, यानी हमको मतलब है बस 10 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर? चलिए, ईच अदर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, अलोंग दी क्या, लाइन ज्वाइनिंग देम, यानी आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी देखना है वो दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग होना चाहिए। सही में हमको लग रहा है कब्रिस्तान में अभी हम आके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। चलिए आगे बढ़ते एग्जांपल करेंगे, बढ़िया समझ में आएगा ये क्या था। ठीक, ये मिटा दूं मैं, ये समझ रहे हो ना, उसमें देख लेना लिखा हुआ है, अरे किताब में लिखा है। ठीक, एग्जांपल भी शायद यही पे, पहला एग्जांपल, दो पार्टिकल्स हैं, एक जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, दूसरा जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है कि दोनों के बीच में सेपरेशन हो रहा है कि अप्रोच हो रहा है। दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं कि एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं? बोलो, ना अभी बताओ ना यार, अभी बताओ, बाद में होगा उससे क्या लेना देना है। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, दोनों मर जाए, तो बाद में क्या सेपरेशन है, अप्रोच होगा। अभी बताओ अभी का क्या है? दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो तुम बताओगी
कि कैसे पता चला कि यहाँ अप्रोच हो रहा है? हाँ, पीछे वाले का स्पीड ज्यादा है, आगे वाले का स्पीड कम है, तो दोनों के बीच का गैप समय के साथ अरे घटेगा ही ना। बहुत बढ़िया। अगर दोनों के बीच का गैप घट रहा है इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो सवाल यह है कि तब यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा कितना? 10 मीटर पर सेकंड होगा। डेफिनेशन क्या है? दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग, तो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन यही ना है। इस लाइन के अलोंग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसी के मैग्नीट्यूड को बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बताइए, इसका नाम अगर ए है और इसका नाम अगर, तो आप किसके रेस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी देखना चाहते हैं? बोलिए। बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देखना चाहते हैं, यानी कि ये जनाब इसको ऑब्जर्वर मानना चाह रहे हैं, तो हम इसको रेस्ट में कर दें। बी जो है वो कैसा आ गया? रेस्ट में। तो इससे इसकी वेलोसिटी छीन के उल्टा करके इसको दे दिया जाए। तो अगर तुम इसको, जिसका खुद का वेलोसिटी अपना 50 मीटर पर सेकंड है, इस 40 मीटर पर सेकंड को उल्टा करके दे दोगे तो बताओ नेट वेलोसिटी आपको कितना दिखेगा? इधर की तरफ है, 10 मीटर पर सेकंड नहीं दिखेगा। तो इसको दिखेगा कि ये उसकी तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। लैंग्वेज को बदलते हैं, इसको दिखेगा कि ये इसको अप्रोच कर रहा है। अरे मेरी तरफ आने वाला अप्रोच ही ना कर रहा है, किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। नहीं समझ में आया? चलिए थोड़ा सा उल्टा करते हैं। ये हम लोगों ने देखा था विथ रेस्पेक्ट टू बी ना, अब की बार देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए। यानी अब हम ए को ऑब्जर्वर मान लें। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को कैसा मानता है? रेस्ट में मानता है। तो हम इससे इसका 50 मीटर पर सेकंड छीन लें, छीन के उल्टा करके दे दें, तो इसका अपना खुद का कितना था? 40 मीटर पर सेकंड, और उल्टा करके दे दोगे इधर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड होगा। बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। किधर की तरफ? अरे इधर 40 है उधर 50 है, तो इधर ही की तरफ ना होगा 10 मीटर पर सेकंड। बताओ ये क्या ऑब्जर्व करेगा? ये ऑब्जर्व करेगा कि बी जो है, कौन? बी, वो हाँ मुझको अप्रोच कर रहा है। इसको अप्रोच ही करना ना बोला जाएगा। किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। यानी इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही डिफाइंड होगा, और वो कितना हो जाएगा बताइए? 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। अब आइए मतलब समझते हैं इस 10 मीटर पर सेकंड का मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच का गैप हर सेकंड कितना कम हो जाएगा? 10 मीटर कम हो जाएगा। अरे अब जैसे समझो क्या हो रहा है। ठंडा लग रहा है? ठंडा लग रहा है? अच्छा कोई बात नहीं ना, ठीक है। एक बंद कर देना तो यार, बिजली बिल नाम का भी चीज होता है। हाँ ठीक है। देखो इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच का गैप हर सेकंड कितना कम हो जाएगा? 10 मीटर कम हो जाएगा। और ये हम बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। बताइए ये चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, तो एक सेकंड में वो कितना मीटर ट्रेवल करेगा? ओए, एक सेकंड में ये कितना मीटर ट्रेवल करेगा? 40 मीटर। बताओ एक सेकंड में ये कितना मीटर ट्रेवल करेगा? तुमको नहीं लग रहा है कि इसने इससे 10 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर लिया? तो आपको नहीं लग रहा है दोनों के बीच का गैप इस एक सेकंड के दौरान 10 मीटर कम हो चुका है? इज इट क्लियर? चलिए बताइए इसमें क्या क्या डिफाइंड होगा? इसमें क्या डिफाइंड होगा? तुम बोलोगे सबसे आखिरी लड़के। हाँ कॉर्नर बॉय। हाँ इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है इसमें। क्या बात करते हो यार, अभी भी तो दोनों उधर ही जा रहा है। अभी भी एक का 50 है, एक का 40 है, लेकिन अब की बार आगे वाला फास्ट है, पीछे वाला, तो ये कॉमन सेंस है, दोनों के बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बताइए ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? अच्छा यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए उसके लिए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों पार्टिकल जिसमें से एक को हम ए कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? अगर इनको हम ड्रॉ कर लें, फिर इनको मिलाने वाला एक लाइन खींच लें, बोलिए ना। और हम ये कहानी किसके रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं? ए के कि बी के? बी के रेस्पेक्ट में। यानी हम देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या? बी।
तो बी को रोक दिया जाए, बी की वेलोसिटी छीन के उल्टा करके इसको दे दिया जाए, बोलो। हाँ, तो 40 मीटर पर सेकंड अपना खुद का था, इधर आ गया कितना 50 में। आप बताइए ना, नेट वेलोसिटी इधर ना होगा? अरे अगर ये अपने आप को रुका हुआ मान रहा है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर की तरफ है। और बाबू कितनी है बताइए? 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा? ये ऑब्जर्व करेगा कि ये जो क्या नाम था इसका, ए था, हाँ, बी ऑब्जर्व करेगा कि ये जो ए है वो 10 मीटर पर सेकंड से उससे दूर जा रहा है, और दूर जाने को अंग्रेजी में कहा जाता है सेपरेट होना। ये ऑब्जर्व करेगा कि ये मुझसे 10 मीटर पर सेकंड से सेपरेट हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ये, सही बताया था आपने। चलिए अब की बार हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू क्या देखें, तो ए को अब की बार रोक दिया जाए, और ये रहा आपका बी, तो हम इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड छीन के उल्टा करके ना इसको देंगे, तो खुद का तो इसका था 50 मीटर पर सेकंड, उल्टा करके आपने दे दिया 40 मीटर। बताइए ना, नेट वेलोसिटी उधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड नहीं हो गया? ये भी तो सेम चीज ऑब्जर्व कर रहा है। इससे भी पूछोगे तो बोलेगा कि वो मुझसे दूर जा रहा है, वो मुझसे क्या हो रहा है? वो मुझसे जुदा हो रहा है। चलो ठीक, वो मुझसे दूर जा रहा है, और बताइए किस स्पीड से दूर जा रहा है? हाँ, तो दोनों ने सेम बात ऑब्जर्व किया। यानी इस केस में बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिफाइंड होगा, और वो कितना होगा बताइए? 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? और इसको अगर हम आई एम सॉरी फॉर दैट, नहीं, किसी को शिकायत है कि सब में सर 10 ही आंसर आता है, तब एक काम करूंगा मैं, जब मैं टेस्ट लूंगा ना, तो एक ऑप्शन में, हाँ, एक डी नंबर ऑप्शन कंफर्म रहेगा कि वो 10 ही है, तो तुम सब में 10 लगा देना, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए ठीक। अच्छा हाँ, इसको अगर हम कॉमन सेंस से देखना चाहें तो बताइए 1 सेकंड में ये कितना ट्रेवल कर लेगा? 50 मीटर। और बेचारा मात्र, तो आपको नहीं लगा दोनों के बीच का गैप 1 सेकंड में 10 मीटर बढ़ चुका है? तो यही तो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए इसमें बताइए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है? हाँ, अरे यार, ये तो दिख रहा है ना इसमें, ये एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, तो उसको दूर जाना ही बोला जाएगा। अब इतने आशावादी मत हो जाइएगा कि बोलिएगा सर देखिए धरती गोल है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो सर आप उस नजर से मत देखिए कि दूर जा रहा है, आप उस नजर से देखिए कि वो एक दूसरे के करीब आ रहा है। नहीं, इस सिचुएशन में जस्ट आप बताइए क्या होने वाला है? दूरी बढ़ने वाली है, ठीक है। हाँ, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस केस में होगा कितना? थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लो, बताओ ना कितना होगा? तुम बोलो। अरे 10 मीटर पर सेकंड ही ना होगा? अरे इसमें भी 40 और 50 है, तो इसमें 10 मीटर पर सेकंड नहीं होगा। कितना होगा? तुम लोग 90 बोल रहे हो? अच्छा, किताब में से देख के बोल रहे हो? तो कौन हाथ उठा के समझाना चाहेगा कि 90 कैसे आ रहा है? कौन बताएगा? हाँ बोलो। वो बोल रहा है कि सर इसको अगर इससे छीन के, अरे ये ना बोल रहे हो, छीन के उल्टा करके दे दें, तो पहले से इधर 50 मीटर पर सेकंड, एक और इधर ही आ गया 40 मीटर पर सेकंड, तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को सीधा सीधा ना जोड़ा जाता है? तो ये बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। चलिए ये देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ठीक है। किसको किसी एक ही को अब की बार हम लोग ऑब्जर्वर मानेंगे, तो बताइए किसको माना जाए? ए को मान लिया जाए, ए को मान लिया जाए, तो ए आ गया बेचारा रेस्ट में, और बाबू बी जिसकी वेलोसिटी खुद की कितनी थी?
और हमने ये 50 मीटर पर सेकंड छीन के उल्टा करके ना इसको देना है, तो आप इधर दे दीजिए 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों को आप जोड़िएगा तो अल्टीमेटली ये हाँ दोनों मिलके 90 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाएगा। ये लोग एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है 90 मीटर पर सेकंड के रेट से, यानी यहां वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है 90 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? तो एक बात बताइए, अभी इनके बीच में जो भी गैप होगा 1 सेकंड में ये कितना आगे बढ़ जाएगा और ये कितना बढ़ जाएगा? आपको नहीं लगता 90 मीटर वो गैप 1 सेकंड में ज्यादा हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 90 मीटर पर सेकंड। तो मेरे ख्याल से आप बहुत बढ़िया से ये समझ रहे हैं। तो इसमें बता दीजिए क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और कितना है 90 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम इसको रोक दें ना, ए को क्या मान लें, रेस्ट में मान लें, तो बाबू बी जिसकी खुद की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, अगर इसका छीन के, अरे रोकना है तो छीनना तो पड़ेगा ही, हाँ, और उसको पलट दोगे तो इधर की तरफ ना आ गया 50 मीटर पर सेकंड और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मिला जुला के 90 मीटर पर सेकंड नहीं आ गया। तो ऐसे पूछा जाएगा तो उसको क्या लगेगा कि वो मुझको अप्रोच कर रहा है 90 मीटर पर सेकंड से। और सही बात भी है, 1 सेकंड में ये बढ़ेगा 50 मीटर, वो बढ़ेगा 40 मीटर, दोनों के बीच का गैप 90 मीटर ना कम हो गया। तो यहाँ 90 मीटर पर सेकंड हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर है बाबू? 90 मीटर पर सेकंड, सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अजीब सिचुएशन है। इसमें क्या है कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। अब यहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है कि सेपरेशन है कि नहीं है, क्या है? अच्छा, पहले यहां हम लोग वो चीज देखेंगे। आप समझ ही नहीं पाए क्या? यहां पर हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखेंगे। अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे? देखेंगे ना हम। कैसे देखा जाए बताइए? पहले तो एक बात समझ लीजिएगा, इन दोनों के बीच में जो भी गैप है, जो भी है, ये वाला गैप है, अरे है ना, थोड़ी देर के बाद ये यहां रहेगा, ये मान लीजिए यहां रहेगा, तो वो गैप या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। गैप बढ़ रहा होगा तो बोला जाएगा यहां वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, गैप कम हो रहा होगा तो बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। अब डेफिनेशन पर आइए। वो कहता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना हो चाहे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना हो, आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होता है। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हमको कौन से डायरेक्शन में लेना होता है? दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लेना होता है। अरे बोलिए। तो सबसे पहले दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाला लाइन तो आपने खींच लिया है, तो आप इन दोनों वेक्टर्स का कंपोनेंट तोड़िए। देखो, मैंने आपसे शुरू से कहा है कि जब भी कोई आड़ा तिरछा वेक्टर मिलता है हम लोग क्या करते हैं? एक ही चीज दिमाग में आना चाहिए कि अभी हमको उसका कंपोनेंट तोड़ना है। तो आओ हम 10 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो बताइए, जो कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा, रे जो कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा उसमें क्या यूज होगा? साइन की कॉस। तो याद है हम लोगों ने पढ़ा है थीटा की तरफ तो क्या? कॉस। बहुत बढ़िया। तो हम लोग लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड और क्या? कॉस 37 डिग्री। हाँ, हमने रटा हुआ तो नहीं है, लेकिन हमको पता है कि अगर ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, तो ये 37 होता है। चलिए हम लोग यहां से आराम से cos 37 देख लेंगे। ठीक है, मन करेगा तो ये वाला कंपोनेंट भी तोड़ सकते हो, हालांकि उसकी जरूरत है नहीं। हे भगवान, उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर तोड़ना होगा तो कैसे टूटेगा? 10 मीटर पर सेकेंड और साइन 37 डिग्री ना होगा। ठीक है, सिमिलरली हम इसके भी 2 कंपोनेंट्स तोड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट तोड़ेंगे हम दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग, तो हम लोगों को कॉस ना यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, बोलो जल्दी, और कॉस कितना? 53 डिग्री।
और एक कंपोनेंट कहाँ टूटेगा, नीचे टूटेगा, एक कंपोनेंट नीचे टूटेगा। ठंड लग रही है, ठीक, कोई बात नहीं। एक कंपोनेंट नीचे टूटेगा तो इस कंपोनेंट के लिए कॉस यूज करोगे कि साइन यूज करोगे, बोलो, साइन यूज करोगे, क्योंकि थीटा से दूर न जा रहे हो। तो लिखोगे 20 मीटर पर सेकेंड और साइन कितना 53 डिग्री। आइए वैल्यूज को पुट करके हम लोग देखते हैं कौन कितना आ रहा है। तो कॉस 37 डिग्री बताओ, कॉस का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और 37 के लिए बेस कौन है 4 है, और हाइपोटेनस कितना है 5। हाँ, तो मने मने हम लोग यहाँ पर 4/5 रखें, 5 से ये कट के 2 बार में जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, यानी हमको पता चल चुका है कि यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड है। और इसको जब सॉल्व करिएगा ना तो बाबू साइन 37 होता है 3/5, अरे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और यहाँ 3/5 रखिएगा तो ये 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। तो cos 53, तो आपको पता ना कि ये 53 डिग्री होता है, 3 के सामने वाला 37 और 4 के सामने वाला 53 होता है। तो cos 53 तो 3/5 ना होगा, आप यहां पर रखिए 3/5, तो मने मने काटिए, 5 से ये गया कितनी बार में, 4 बार में, 4 तिया 12 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16 आता है, ठीक है। वैसे भी साइन है, चलो कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हाँ, साइन 53 डिग्री कितना होगा 4/5 होगा ना, तो आप यहाँ 4/5 रखिएगा, काट कूट के देख लीजिएगा, ये आएगा कितना 16 मीटर पर सेकेंड। हमको मतलब है, सुन रहे हो, हमको मतलब है उन वेलोसिटी से जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग है ना, यानी ये और ये वाला तो ऐसा ही हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था, इसका हम यूज करने वाले नहीं है। तो आप बताइए कि ये वाला जो पार्टिकल है जिसको चलिए हम बी कहते हैं और इसको क्या कह देते हैं ए, हाँ, ये जो है वो उधर जा रहा है किस स्पीड से, बहुत बढ़िया, इसी पर ध्यान देना है। तो 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 8 मीटर पर सेकंड से पीछा कर रहा है, तो दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा कि घटेगा, नहीं समझ में आया? तो दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा, तो यहां डिफाइंड होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और कितना बाबू, कहीं 8 को उल्टा करके दिया जाए, अब ये इसके लिए क्या अब हमको दूसरा फोटो बनाना पड़ेगा, ये हम मन ही में कर पाएंगे कि नहीं? तो इस 8 को उल्टा करके दे दीजिए, 12 में से 8 गया कितना, तो यहाँ 4 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अगर आप एक ट्रिक की तरह याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा ना कि अगर वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो चाहे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो, घटाया जाता है। वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो घटाया जाता है, वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जोड़ा जाता है। अब हम मुंह जबानी बता देंगे। अब आप बताइए कि यहाँ पर पीछे वाला फास्ट है आगे वाला स्लो है, तो अप्रोच ही ना हो रहा है। तो एक चीज तो पता चल गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, धीरे से घटा लो, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा कितना 10 मीटर पर, बहुत बढ़िया। यहाँ बताओ, सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, आराम से घटाएंगे, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन आगे वाला फास्ट है तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। चलिए बढ़िया है। यहाँ बताइए सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रिक क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हमको क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा ना, जिससे समय बचता है, उतना छीन के, या चोर थोड़े बनना है हमको कि छीना झपटी में हम लोग लगे रहेंगे। हाँ, मैं कह रहा था कि वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ट्रिक कहता है जोड़ दीजिए, तो 90 40 और 50 मिलके कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक। इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जोड़ देंगे तो 90। और यहाँ पर भी क्या है, ये और ये सेम डायरेक्शन में ना है, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम घटाते हैं, 12 में से 8 को घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। आप किताब में देख लीजिए, ये सारा एग्जाम्पल ऐसे ही दिया हुआ है उसमें। क्या बोलते हो?
अरे दिया हुआ है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर कोलिजन। हमको पता करना है ये दो चीजें अगर मूव कर रही हैं तो वो किस केस में आपस में टकराएंगी। किस केस में आपस में? दो कंडीशन है। पहले थियोरिटिकली देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। पहला कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। अरे तो टकराएगा तो उसके लिए करीब आना भी तो जरूरी है। तो ये तो कॉमन सेंस वाला कंडीशन है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के केस में कहां से कोई टकराएगा, वो तो एक दूसरे से दूर जा रहा है। सपने में टकरा सकता है। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, माने वो वेलोसिटी जो दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, बाबू उनको सेम होना पड़ेगा इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है। आइए अब हम लोग दो पार्टिकल्स हैं, समझ रहे हो, दो पार्टिकल्स हैं और ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है ना कि इसको मुझको मारना है इधर और इसको मारना है इधर। समझ लिये, कैरम बोर्ड खेलते हैं आप लोग, तो कैरम बोर्ड में मान लीजिए दो गोटी ऐसे रख के हम लोग कोशिश करते हैं ना कि लड़ा दे आगे चल के। कभी कभी लड़ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी लड़ता है। ये ठीक है, ठीक। चलिए बढ़िया है। हमको करना ये है कि दोनों को ऐसे फेंकना है। शांत रहो। दोनों को क्या करना है? फेंकना है और देखना है कि ये दोनों लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। लड़ भी सकता है और नहीं भी लड़ सकता है। सही है, पहले लड़ाना जरूरी है। हाँ तो मैं दोनों को फेंकू, आप बताइएगा लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। चलिए जल्दी से गेस करके बताइएगा कि ये मैंने दोनों को अगर फेंक दिया, लड़ेगा कि नहीं? कहाँ से लड़ेगा? मतलब चला गया आपने। फालतू बात नहीं क्या? अच्छा एक बार फिर से। चलिए ठीक है, दोनों को फेंका जाए, ठीक है। और हाँ एक बात और है कि यहाँ कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है। आप देखिएगा कि जैसे ही फेंका जाएगा ना तो दोनों एकदम कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू करेगा। तो जैसे जब ये चलना शुरू करेगा तो शायद आपको लगेगा लड़ जाएगा, लेकिन आप देखिए तो ये नहीं लड़ा। एक्चुअली हुआ क्या था, ये बेचारा थोड़ा पहले ही आ गया, ये थोड़ा बाद में आया, है कि नहीं? उधर वाला पहले आ गया, इधर वाला बाद में आ गया। एक बार हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। फेंका जाए, बताना लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ेगा तो ये देखो मैंने फेंक दिया, ये देखो। अरे यार, अब की बार ये पहले निकल गया। मैंने कोशिश किया था कि इसको थोड़ा लेट हो गया था तो इसको थोड़ा ज्यादा जोर से मारूं और इसको कम जोर से। तो हुआ ये कि अब की बार ये नहीं लड़ा। सही है। चलिए अगले केस में हम लोग देखते हैं अब की बार लड़ेगा कि नहीं। शांत रहिए, अब की बार लड़ेगा कि नहीं। कोशिश करते हैं कि लड़ा दें हम इसको। ठीक है, चलिए फेंक दिया हमने। अब की बार ये लड़ गया, ठीक। अब की बार लड़ा ना, फिर से लड़ा जाए क्या? लड़ के चिपक गया वहीं पे, मान लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा कि शुरू वाले दो सिचुएशंस में, अरे वो हमारे मारने की स्पीड पे डिपेंड कर रहा था और साथ ही साथ ये सब एंगल पे भी डिपेंड करता है। शुरू के दो सिचुएशंस में ये नहीं लड़ा था, कभी ये पहले पहुंच जा रहा था तो कभी ये पहले पहुंच रहा था, लेकिन अभी ये लड़ गया। तो क्या अंतर है पहले वाले दो सिचुएशन में और इसमें? तो बाबू सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये था कि वेलोसिटी ऑफ क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली देखना चाहें,
बोलो क्या करना चाहे? थियरिटिकली अगर हम देखना चाहें तो बाबू इसकी वेलोसिटी इधर है, बोलिए कुछ v1 ले ले इसको, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसको क्या ले लेते हैं, कुछ v2 ले लेते हैं। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये वाला एंगल हम लोग कुछ θ1 ले लें और ये वाला एंगल हम लोग कुछ θ2 ले लें। तो पहले तो आप ये चेक करिए कि क्या यहाँ सही में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी होता है, और रिलेटिव वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में? तो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दी पार्टिकल्स। तो हम सबसे पहले इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ते हैं, तो इसको लिखा जाएगा v1 cos θ1। एक कंपोनेंट ऊपर टूटेगा, उसको लिखा जाएगा v1 sin θ1, ऐसा ही ना होगा? इसका एक कंपोनेंट जो इधर टूटेगा बाबू v2 cos θ2, और जो ऊपर टूटेगा v2 sin θ2, ऐसा होगा। आप देखिए सिचुएशन को और बताइए कि क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां डिफाइंड हो रहा है? अरे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए हम सिर्फ इसको और इसी को ना देखेंगे, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। हाँ रे भाई, ये तो बहुत भयंकर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। दोनों एक दूसरे को एकदम चाह के अप्रोच कर रहा है कि हम भी आ रहे हैं, थोड़ा तुम भी आओ, है कि नहीं? तो यहाँ नहीं मतलब पहले वाले केस में ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था, लेकिन एक पीछा कर रहा था, दूसरा भाग ना रहा था। यहाँ तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये तो खतरनाक वाला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन पता है क्या था? दूसरा कंडीशन ये था कि दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? नहीं समझ रहे हो? सेम होनी चाहिए। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी कितनी है? अरे v1 sin θ1 है, और इसकी कितनी है? v2 sin θ2 है। ये सेम नहीं होगा, ये सेम, तो टकराव नहीं होगा। और अभी हम लोग इस एनिमेशन में देखेंगे कि ये दोनों सेम है। इन दोनों के सेम हो जाने का मतलब क्या हुआ? कि ये करीब तो खैर आएंगे ही, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये जो ऊपर जाएंगे ना, बोलिए ना, वो सेम रेट से जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ज्यादा ऊपर चला गया, एक कम ही ऊपर गया है। अरे यार, दोनों एकदम सेम रेट से ऐसे ऊपर जाएगा, मतलब इस तरीके से, समझ रहे हो? अरे आपको नहीं लग रहा है जितना ऊपर ये है उतना ही ऊपर ये भी है? थोड़ा सा हाइट मेजर करके बताना है। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, तब ना जाके यहाँ टकराएगा। और ना तो मान लो कि ये ज्यादा ऊपर निकल गया, ये अभी नीचे ही रह गया, तो आपको नहीं लग रहा ये वाला सिचुएशन हो जाएगा? ठीक है, तो अभी हम लोग करके देखेंगे। आप देखिएगा, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी दोनों की एग्जैक्टली सेम होगी, और दोनों पार्टिकल जो होगा ना, वो हमेशा सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर होगा। इस चीज को आप नोटिस करिएगा। ये देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है? कोई ऊपर या कोई नीचे आपको दिख रहा है क्या? नहीं समझ में आया? ये यहां से आपने फेंका है, तो अभी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। किसी भी समय में आप देखिएगा, किसी भी समय में आजा, हाँ ये देखिए, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है कि नहीं? अरे है ना? तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर कब रहेगा? जब जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है उसी वेलोसिटी से ये भी ऊपर जाए, तभी ना दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहेगा हमेशा। नहीं समझ में आया? जबकि इन सिचुएशंस में देखिए क्या था, इन सिचुएशंस में आपको नहीं, ये ऊपर चल गया नीचे ही रह गया। फिर से देखो, फिर से देखो, ये देखो, ये ऊपर चला गया और ये नीचे रह गया कि नहीं? ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंडीशन समझ में आया होगा कि इस केस में ये दोनों इसलिए टकराया था क्योंकि ये एक तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइंड था, यानी दोनों देखो एक दूसरे के करीब तो आ ही रहा है। अरे आ रहा है ना? हाँ, और साथ ही साथ एक रेट से ऊपर जा रहा है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। इसमें हम फेंकने वाले इसको इधर, इसको फेंकने वाले हैं ऐसे, इधर फेंकने वाले हैं। तो बताओ ये दोनों टकराएगा कि नहीं? टकराएगा कि नहीं? नहीं, तो ऐसा होना चाहिए यार कि इसको थोड़ा धीरे फेंकिए, उसको थोड़ा जोर से मारिए। मैं ये थोड़े बोल रहा हूं कि सेम वेलोसिटी से फेंकना है। क्या किसी कंडीशन में नहीं टकराएगा? हाँ ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि टकरा रहा है कि नहीं, और ये भी देखेंगे कि क्या जो दो कंडीशंस हम लोगों ने देखे थे वो यहां फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए जाइए। आपको ये दोनों हमेशा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिख रहा है?
देखो जाके टकरा नहीं गया वहां पे, अरे नहीं टकरा गया, फिर से देखो, ये देखो दोनों जो है वो हमेशा सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे ना आपको दिख रहा है। ऐसा थोड़े मेरे एक हाथ ऊपर है चाहिए वहां वाला हाथ कभी ऊपर गया था। दोनों हाथ हमेशा कहाँ होगा, सेम लेवल पर होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी को कुछ क्या बोल दे, बताइए, v1 बोल दे, और इस एंगल को क्या बोल दें, θ1 बोल दें, और इसकी वेलोसिटी को बोल दे अगर हम, इतना तो कंफर्म है बाबू कि इसको ज्यादा होना पड़ेगा ना, तो v2 बोल दें। और थोड़ा सा देखिए मैंने इसको लंबा भी बनाया है, तो ये θ1 थोड़े होगा, ये तो समथिंग θ2 ना होगा। अब आइए हम इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ते हैं, ये हो जाएगा v1 sin θ1, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ते हैं, वो हो जाएगा v1 cos θ1। इसमें तो अब दिक्कत नहीं है आपको। चलिए इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ तोड़ते हैं, ये हो जाएगा v2 sin θ2, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा v2 cos और θ2। अब बताइए कि क्या यहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है? ये देखिए भाग रहा है और ये उसका पीछा कर रहा है। क्या यहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है? कैसे पता चला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है? क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है ना बाबू। यहां पर v2 sin θ2 जो है वो ज्यादा है, नहीं cos ना है, सॉरी, v2 cos θ2 जो है वो ज्यादा है v1 cos θ1 से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो हो ही गया, और साथ ही साथ ये आपका v1 sin θ1 बराबर होना चाहिए किसके, v2 sin θ2 के, ताकि दोनों एक साथ ऊपर जाए। एक दूसरे के करीब तो आए ही, लेकिन ये जो ऊपर जा रहा है वो दोनों बिल्कुल एक साथ ऊपर जाए। आप ध्यान से देखिए एक बार फिर से, आपको नहीं लग रहा दोनों एक साथ ऊपर जा रहा है? अरे बोलो, जाएगा टकरा गया, तो ये कंडीशन हो गया। क्लियर? देखिए उसमें लिखा हुआ है, देखिए किताब। अच्छा, एक केस इसमें मैंने नहीं दिया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा ये देख के बताना बाबू कि मान लो एक पार्टिकल है, इसको हमने फेंक दिया इधर। एक मिनट फिर से देखे क्या था। एक पार्टिकल को हमने फेंक दिया इधर v1 से, और एक पार्टिकल को हमने फेंक दिया इधर समथिंग v2 से। बताइए ना, दोनों के टकराने की कोई भी संभावना है? अरे इन दोनों के टकराने की संभावना है? क्यों संभावना नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इसको θ1 बोले और इसको क्या बोले, θ2 बोले, तो बाबू इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा आपका v1 cos θ1, और ऊपर जाएगा v1 sin θ1। अच्छा, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा v2 cos θ2, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा v2 sin θ2। तो ये और ये मिलके वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो है ही, नहीं समझे? और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में बराबर होने से नहीं ना होता है। अरे डायरेक्शन में भी तो, अब एक जा रहा है ऊपर, एक जा रहा है, कहां से टकराएगा ये? आप समझ रहे हैं? इस केस में किसी भी कीमत पर कोलिजन नहीं होने वाला है। सही है? ठीक है, पकड़िए इसको। ठीक, आगे बढ़े। चलिए ठीक, अगला है, अगर कोलिजन होगा तो कितनी देर के बाद कोलिजन होगा? तो बाबू इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड वाला जो होता है ना। हाँ, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों के बीच का सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्या, ये 9वां क्लास वाला फॉर्मूला है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का मतलब हुआ दोनों के बीच का गैप क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, और दोनों किस वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। बोलिए ना,
चलिए, जैसे मान लीजिए कि एक एक एग्जांपल मैं यहीं पे दे दूं आपको, ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और बाबू अगर दोनों के बीच का गैप 100 मीटर है, एकदम कॉमन फॉर्मूला मत लगाओ, कॉमन सेंस का यूज करके बताओ, तो ये उससे कितनी देर में जाके टकरा जाएगा? कितनी देर में? 10 सेकंड में टकरा जाएगा। कैसे? तो दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है 10 मीटर, यानी इनके बीच का गैप हर सेकंड कितना कम हो जाएगा? तो 100 मीटर गैप खत्म हो जाने में 10 सेकंड ही ना समय लगेगा। तो ये निकलेगा कैसे? इसी फॉर्मूले से निकलेगा। टाइम इज इक्वल टू, ऊपर में हमको क्या रखना है? सेपरेशन, जो कि कितना है? 100 मीटर, और दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कट जाएगा, इससे ये खत्म होगा, सेकंड ऊपर जाके क्या ये 10 सेकंड नहीं हो गया? कॉमन सेंस वाली बात है ये। सही है? चलिए तब इसका आंसर बताइए। अच्छा ना, एक और चीज, एक और नोट दिया हुआ है ना, above condition for collision can also be applied for two particles। अच्छा ठीक है, पढ़ेंगे बाद में, पहले सुनिए। दो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी क्या है? सेम है, और वेलोसिटी सेम बोलूं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तो उनके बीच में उनकी हाँ उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? समझो ना यार, अरे ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? कितना है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 0 है। कैसे पता चला? आप इसको छीन के उल्टा करके दीजिए, नहीं समझ में आया? तो अब इसे छीन लीजिएगा तो इसका वेलोसिटी तो 0 हो गया, और उल्टा करके इसको दे दीजिएगा तो उधर 10 इधर 10, इस भी तो 0 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में ना ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ना ही वेलोसिटी ऑफ, अरे दोनों सेम स्पीड से ना जा रहा है, तो ना बीच का गैप कम होगा ना बीच का गैप ज्यादा होगा, तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में दिखेगा। ट्रेन के कंपार्टमेंट में जब तुम ऐसा बैठे रहते हो, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि इस सामने वाला आपको कैसा दिखता है? रेस्ट में ही ना दिखता है। पता है क्या दिखता है? क्योंकि ट्रेन अगर चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से, तो ये आदमी भी चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, और ये आदमी भी चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। तो चूंकि दोनों की स्पीड सेम है ना, इसीलिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, दोनों एक दूसरे को रेस्ट में दिखेगा। तो ये दूसरे नंबर नोट में लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इफ टू पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, सेम डिस्प्लेसमेंट, तब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। सेम वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0, सेम एक्सेलरेशन तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ना, और अगर सेम डिस्प्लेसमेंट तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा। सही है? अब बस एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। हाँ मैं समझ गया। कौन बोला है टाइम का? तुमको बार बार मैं मना करता हूं, देखो हैं, अभी मान लो मैं तुम पर गुस्सा जाऊं, तो तुम कम झेलोगे, तुम्हारे बाद वाला बैच ज्यादा झेलेगा। बहुत मार मारूंगा आज के बाद से टाइम बोलोगे बीच में तो। मेरा एक सवाल है कि दो पार्टिकल्स को मैंने ऐसे हवा में फेंक दिया कहीं, तो इन दो पार्टिकल्स को मैंने हवा में फेंक दिया, ये एक साथ फेंका मैंने, ठीक है, एक को इधर फेंक दिया, एक को ऐसा फेंक दिया, अरे एक इधर गया एक इधर गया, कैसे भी फेंकता मैं, बताइए इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना होगा?
ला के दो ना। 10 सेकंड का सवाल है, समझ के बताइए। अगर मान लीजिए मैंने इसको इधर फेंका, अरे फेंका ना, तो ऐसे फेंका, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन जब ये हवा में था तो कितना था? जी था। किधर था? नीचे था, नीचे की तरफ जी था। ये समझ रहे हो? हाँ बढ़िया है। किसके रेस्पेक्ट में? अरे ये जो जी बता रहे हो किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको मैं इधर फेंक दूं, अगर चाहे इधर फेंक दूं चाहे इधर कहीं भी फेंक दूं, इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना होगा? जी होगा। किसके रेस्पेक्ट में? मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों को एक साथ अगर मैंने फेंक दिया तो इसको इसका कितना एक्सेलरेशन दिखेगा और इसको इसका कितना एक्सेलरेशन दिखेगा? कितना दिखेगा? ये मेरा सवाल है। जीरो दिखेगा। ये लोग जीरो बोले, जीरो दिखेगा। क्यों जीरो दिखेगा? क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन है जी और इसका भी एक्सेलरेशन है। कोई कहीं जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? लो इसको मैंने इधर फेंका और इसको मैंने किधर? इधर फेंका। लेकिन बाबू इसका भी एक्सेलरेशन क्या है? इसका भी एक्सेलरेशन क्या है? तो अगर मान लो कि हमको सिर्फ देखना है कि इसके रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो हम इससे इसका एक्सेलरेशन छीन के या उल्टा करके ना देंगे? अरे बोलो ना। तो आपको नहीं लग रहा कि इससे इसका एक्सेलरेशन छीन लिया जाए? बोलिए। तो खैर ये तो खैर ऑब्जर्वर है, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो ही लेना है हमको। उल्टा करके अगर इसको दे दें, इसको यहां से हटाइए, उल्टा करके अगर इसको दे दें तो इसका भी एक्सेलरेशन तो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो ही ना आ जाएगा। और कम दाम में एक लाइन में बताना है तो आप ऐसे बताइए कि चूंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है इसीलिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा जीरो। ठीक है, ये जितने सारे केसेस हम लोगों ने देखे थे, ये सब जो केस हम लोग देख रहे थे, ये वाला चाहे ये वाला, इन सब में रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं ना था? अरे था, इसके रेस्पेक्ट में इसके पास कुछ एक्सेलरेशन था? नहीं था। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अगर दो पार्टिकल्स को, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है अगर दो पार्टिकल्स को ऐसे भी फेंकोगे ना, भले पाथ ऑफ इनका स्ट्रेट नहीं है, कैसा है? पैराबोलिक है, लेकिन फिर भी वैलिड रहेगा। अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट इन सिचुएशंस के लिए भी वैलिड रहेगा जब हम पार्टिकल को धरती के आसपास वर्टिकली, ना वर्टिकली बोलना ठीक नहीं रहेगा, ऑब्लिकली कहीं फेंकें। पता नहीं समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग यही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जाइए।